हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी ट्यूटोरियल्स। और मैं आज फिर से आया हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो अभी हमने जो सॉल्यूशन यूनिट काफ़ी हद तक 90% हमने कंप्लीट कर चुकी है, बट इस टॉपिक के बगैर वो अनकम्प्लीट है। देखिए, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड के एग्जाम में, आपके कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन अगर आना है तो यहीं से आना है। मोस्टली 99% केसेज के अंदर, 95% से 99% केसेज के अंदर क्वेश्चन यहीं से आना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पेशेंस के साथ देखिए, मेरे साथ बने रहिए। आपका आज के बाद आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर। तो देखिए, आज का टॉपिक होगा हमारा वेंट होफ फैक्टर्स और एबनॉर्मल मोलर मासेस। तो अब ये कहाँ से आया, कैसे आया, इसको मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में आपको बताता हूँ। वैसे तो मैं डायरेक्ट जो कंसेप्ट वो आपको बता सकता हूँ, बट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे। तो देखिए क्या होता है कि जो वेंट होफ फैक्टर है ये किसके नाम पे है? वेंट होफ सर के नाम पे। तो उन्हीं से रिलेट करके मैं आपको बताता हूँ कि जो वेंट होफ सर ने उनके स्टूडेंट्स को एक एक्टिविटी करने के लिए बोला, और मान लेते हैं हम 3 स्टूडेंट्स थे कि ए, और दूसरा स्टूडेंट था बी, और तीसरा स्टूडेंट सी। अब उन्होंने क्या किया कि इसके अंदर उन्होंने अपने 3 स्टूडेंट्स को जो वैल्यू कैलकुलेट कर जो एक्टिविटी दी थी उसमें 3 स्टूडेंट मान लिया हमने ए बी सी, और तीनों को उन्होंने अलग अलग सॉल्यूशन दिया। तीनों को उन्होंने अलग अलग सॉल्यूशन दिया। एक स्टूडेंट को उन्होंने दिया यूरिया का सॉल्यूशन, दूसरे को उन्होंने दिया NaCl, और तीसरे स्टूडेंट को उन्होंने दिया एसिटिक एसिड। अब होता क्या है, उन्होंने बोला कि आपको कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी है। 2 चीज़ें देखिए, उन्होंने बोला कि आपको 2 में प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। आपको कैलकुलेट करना है ऑस्मोटिक प्रेशर, आपको कैलकुलेट करना है मोलिकुलर मास, आपको कैलकुलेट करना है मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो 2 चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। अब बोला कि जो आप अब 2 देखिए, पाई की वैल्यू एक तो वो कैलकुलेट करेंगे, और दूसरी जो वैल्यू होगी पाई की वो होगी ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटली। उनको बोला कि आप फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कीजिए और आप एक्सपेरिमेंटली उसको मेजर कीजिए। तो इस तरह से 2 चीज़ों को बोला हर स्टूडेंट को। तो अब जो यूरिया वाला केस था, ऐसे ही मोलिकुलर मास की भी। तो देखिए, तो मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, बट एक कैसा है, एक है कैलकुलेटेड, और एक कैसा है, एक है एक्सपेरिमेंटली। ओके, जो हम ऑब्जर्व करते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो 2 चीज़ें उन्होंने कैलकुलेट करने को बोली, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब हुआ क्या, जब यूरिया वाले स्टूडेंट ने कैलकुलेट किया, जब यूरिया वाले ने इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट की, तो इसकी जो वैल्यू आई, पाई की जो वैल्यू आई कैलकुलेटेड, वो कितनी आई? मान लेते हैं 2 atm, कंसिडर कर लेते हैं कितनी आई? 2 atm। तो जब एक्सपेरिमेंटली उसने उस वैल्यू को मेजर किया, ये तो फॉर्मूले से निकाला, कैलकुलेटेड है, ये उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या फिर ऑब्जर्व वैल्यू, ये भी कितनी आई? 2 atm। अब मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट बोला, जो कैलकुलेटेड किया उन्होंने, तो कैलकुलेटेड कितना किया? बोला 60 ग्राम पर मोल। और जब एक्सपेरिमेंटली देखा तो भी सॉल्यूशन बनाने के बाद एक्सपेरिमेंटली भी उन्होंने देखा कि 60 ग्राम पर मोल ही आया। बट जब NaCl वाले ने किया, तो NaCl वालों ने कंसीडर करते हैं कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर उन्होंने कैलकुलेट किया फॉर्मूले से, वो आता है 4 atm। अब देखिए, इसको इससे रिलेट मत करना, ये एक स्टूडेंट की एक्टिविटी थी, ये दूसरे की, और ये तीसरे की। तो सेकंड स्टूडेंट का जो पाई कैलकुलेट किया 4 atm आया, एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू निकाली तो आई 8 atm। एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू उसने निकाली एक्सपेरिमेंट करके, तब वैल्यू आई 8। ऐसे ही मोलिकुलर मास मान लेते हैं NaCl का होता है 40 ग्राम पर मोल। अब हर बार मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, 40 ग्राम पर मोल। तो कैलकुलेट किया, फॉर्मूले से कैलकुलेट किया कि Na प्लस में Cl का मोलर मास, एटॉमिक मास को ऐड करके मोलर मास निकालते हैं। फिर इसको आयनिक्स है ये, तो इसके लिए हम यूज करते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। तो वो बेसिक चीज़ें हैं, बस मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। उसके बाद उसने एक्सपेरिमेंटली जब ये देखा, तो उसकी वैल्यू आई 20, उसकी वैल्यू आई 20। अब तीसरा स्टूडेंट, इसकी तो स्टोरी बिल्कुल ही अलग है। इन सर की स्टोरी तो बिल्कुल ही अलग थी। देखिए, इनके साथ क्या हुआ, इन्होंने जो पाई की कैलकुलेट वैल्यू फॉर्मूले से इन्होंने वैल्यू निकाली, तो कंसिडर कीजिए इनके केस में 8 atm कैलकुलेट करने के बाद 8 atm। और जब उन्होंने एक्सपेरिमेंटली वैल्यू को मेजर किया एक्सपेरिमेंट करके, तो वैल्यू आई कितनी? 4 atm। वैल्यू कितनी आई? 4 atm। अब ऐसे ही मोलिकुलर मास निकाला, मान लीजिए एसिटिक एसिड का कितना होता है? CH3COOH। तो कितना होता है? 12 + 3 + 12 +
32 + 1, तो ये हो गया 15, 16, 28 और 2, 28 और 2 30, 30 और 30 60, तो यह आ जाता है 60। तो यह आ जाता है 60। तो इन्होंने मोलर मास जब कैलकुलेट किया तो इन्होंने निकाला 60, और जब इन्होंने एक्सपेरिमेंटली उसको निकाला तो वैल्यू आई 120। तो वैल्यू आई 120, तो वैल्यू आई 120। एक बार यूरिया का भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम। NH2CO NH2, तो 14 + 2 + 12 + 16 + 14 + 2, तो 16 और 16 32, 32 और 12 44 और 16, तो इसका भी 60 होता है। इसका भी कितना होता है 60। एक बार इसका भी चेक कर लेते हैं हम। एसिटिक एसिड, चलो थोड़ी बहुत अगर मिस्टेक भी है कैलकुलेट करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता है, बस मैं समझाने के लिए वैल्यूज लिख रहा हूँ। तो अब देखिए हुआ क्या, पहले स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसको शाबाशी मिली। शाबाशी क्या मिली कि उसका जो कैलकुलेटेड था फॉर्मूले से निकाला और एक्सपेरिमेंट से निकाला वो दोनों इक्वल आए, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे भी मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू भी इक्वल आई, नो प्रॉब्लम। बट स्टूडेंट को दिक्कत थी, बोला सर फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रहा है तो आ रहा है 4 ATM, बट जब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो आ रहा है 8 ATM। फॉर्मूले से अलग, एक्सपेरिमेंट से अलग, प्रॉब्लम होगी। ऐसे ही मोलर मास के साथ हुआ कि पहले निकाला 40, बाद में निकाला 20, कैलकुलेट किया 40, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंट से 20 आ रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम। अब इसके साथ उल्टा, इसका पहले कैलकुलेट करने से 8 ATM, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करने से 4 ATM। मोलर मास पहले 60 फिर आया 120। अब ऐसा क्यों हुआ, देखिए इसके केस में क्या हुआ, इसके केस में डबल हो गया, इसके केस में डबल हो गया। क्या डबल हो गया, उस जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू थी, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू। अब इसके केस में क्या हुआ, सी के केस में, इसके केस में हाफ हो गया, इसके केस में हाफ हो गया। अब मोलर मास के देखते हैं, मोलर मास यहाँ पे क्या हुआ, बोला मोलर मास बी के केस में, बोला बी के केस में मोलर मास क्या हुआ, हाफ, और सी के केस में मोलर मास क्या हुआ, डबल। मींस जो वो चीजें ऑब्जर्व कर रहे थे वो डिफरेंट स्टूडेंट के लिए डिफरेंट थी। यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू डबल हो रही है, यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू हाफ हो रही है, यहाँ पे मोलर मास हाफ हो रहा है, यहाँ पे मोलर मास डबल हो रहा है। तो अब इसके केस में सारी चीजें इक्वल थी, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो इसको तो ये मान लो 5 स्टार मिले और इनको मिला 0, इनको मिला 0। बहुत परेशान दोनों बेचारे, पिटाई भी हुई। तो अब हुआ क्या, अब इन स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन उठा कि ये क्यों हुआ। और एक्चुअली जो वेंट होफ सर थे उन्होंने ये चीज़ें जो करने को बोला था वो उनको कुछ सिखाने के लिए, उनको कुछ सिखाने के लिए ये एक्टिविटी दी थी। और इस एक्टिविटी से उन्होंने क्या सीखा तो वो भी हम देखते हैं। तो यहीं से अब इन क्वेश्चंस का जब आंसर कि यहाँ पे ये क्यों हुआ, यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे ये क्यों हुआ, तो यहाँ पे ये क्यों हुआ, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर दिया वेंट होफ सर ने उनके ही नाम से एक फैक्टर से, जिसको हम जानते हैं आई से, आई के नाम से, जिसको हम बोलते हैं वेंट होफ फैक्टर, वेंट होफ फैक्टर। अब आपको पता लग गया इसकी जरूरत क्यों है, व्हाट इज द नीड ऑफ वेंट होफ फैक्टर, इन चीजों का आंसर देने के लिए। कि कई बार क्या होता, जब बोल रहा है, जब हमारे पास देखिए डिफरेंस क्या था इन तीनों ही स्टूडेंट की कंडीशन के अंदर, इसका जो सोल्यूट था, इसका जो सोल्यूट था वो कैसा था, वो था नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। बट यहां पे क्या था, यहां पे था इलेक्ट्रोलाइट, यहां पे जो सोल्यूट था वो था इलेक्ट्रोलाइट, और यहां पे भी इलेक्ट्रोलाइट था। अब ये इस यहां पे देखिए NaCl जब सॉल्यूशन के अंदर गया तो वो टूट गया, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। एसिटिक एसिड जब गया तो दो मॉलिक्यूल किसके, एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स ने मिलके एक मॉलिक्यूल बना लिया, डाइमर बना लिया। इस तरह से एसिटिक एसिड था, उसके दो मॉलिक्यूल्स ने एक मॉलिक्यूल बना लिया, वहाँ पे डाइमराइजेशन हुई, दो यूनिट ने मिलके एक बना दिया। यहाँ पे डिसोसिएशन हुई, सोल्यूट टूट गया। यूरिया ने कुछ नहीं किया, ना तो डिसोसिएशन की ना ही एसोसिएशन की। तो मीन्स जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू हैं वो ज़रूरी नहीं है कि जो फॉर्मूले से हम निकाल रहे हैं वही वैल्यू हो, कई बार एक्सपेरिमेंटली वैल्यू अलग आ जाती है। अब ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब हमारा जो सोल्यूट है वो कैसा हो, इलेक्ट्रोलाइट, कैसा हो, डिसोसिएटिंग, या फिर कैसा हो, एसोसिएटिंग, या फिर कैसा हो, एसोसिएटिंग।
तो जब ऐसा सोल्यूट होता है तब हमारे को जरूरत पड़ती है वेंट होफ फैक्टर की। वहां पे हमारे को जो मोलर मास निकालना है, वहां पे जो हम कैलकुलेटेड वैल्यू जो निकालेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की या फिर मोलर मास ऑफ सोल्यूट की, तो तब हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से, अगर हम जितने फॉर्मूले अभी तक हमने पढ़े हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के, जितने फॉर्मूले अभी तक हमने पढ़े हैं, अगर उन फॉर्मूलों से हम उस वैल्यू को निकालते हैं तो हमारा आंसर कभी भी मैच नहीं करेगा। किससे? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से। अब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मैच कैसे करें, क्यों नहीं करता, उसका आंसर दिया वेंट होफ फैक्टर से। किसने? वेंट होफ सर ने। अभी तो एक चीज और, इसको पढ़ाने से पहले, अभी तक जो मैंने स्टोरी बताई है इसका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है। सारे के सारे पात्र काल्पनिक हैं। अगर किसी के साथ इसका रिलेशन होता तो वो महज एक संयोग होगा। ओके, तो अभी तक के जो एपिसोड में आपने स्टोरी देखी वो सारी काल्पनिक थी। बस मैंने आपको क्यों ज़रूरत पड़ी, कैसे ज़रूरत पड़ी, उसको बताने के लिए चीज़ें बताई हैं। अभी हमारा स्टार्ट होता है जो मेन चीज़ है वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, क्यों एबनॉर्मल मोलर मासेज होते हैं। अब एबनॉर्मल मोलर मासेज क्या होता है? ऐसा मास जो कैलकुलेटेड से अलग आए, जो कैलकुलेटेड मोलर मास से, कैलकुलेटेड मोलर मास से, अब की बार तो सेम है बट अब देखिए कैलकुलेटेड 40 था बट एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड क्या था? 20। तो अब ये मास सही है? नहीं, ये नॉर्मल मास है, नहीं ये है एबनॉर्मल, अलग है, कैलकुलेटेड से अलग है। तो ऐसे मोलर मास को बोला एबनॉर्मल मोलर मास। क्यों जरूरत पड़ती है तो उसको देखते हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहले मैं बता देता हूँ आपको वेंट ऑफ फैक्टर या फिर एबनॉर्मल, चलो मैं बता देता हूँ पहले आपको एबनॉर्मल मोलर मास। तो पहले हम पढ़ते हैं थ्योरेटिकल जो टॉपिक है अपना, एबनॉर्मल मोलर मास। तो देखिए एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है। एबनॉर्मल मोलर मास बोल रहा है एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है? मास डिफरेंट from calculated mass, calculated mass, mass different from a calculated mass is called abnormal molar mass, abnormal molar mass। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मास या फिर मोलर मास हम लिखेंगे मास, या मैं लिख लेता हूं मोलर मास, कि मोलर मास कैलकुलेटेड बाय द हेल्प ऑफ सीपी, बाय द हेल्प ऑफ सीपी। की जब हम मोलर मास सोल्यूट का कैलकुलेट करें फॉर्मूले से ना करके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के हेल्प से, मास कैलकुलेट बाय द हेल्प ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज different from calculated mass, which is different from calculated mass or normal mass, और नॉर्मल मास। कि जब हमने मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट को निकाला किसके हेल्प से? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से। और जो कैलकुलेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से निकालेंगे वो उसकी जो वैल्यू आएगी वो नॉर्मल मास जो फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं उससे डिफरेंट आएगी। कब आएगी? इन केस ऑफ ए सोल्यूट इज इलेक्ट्रोलाइट, या फिर इन केस ऑफ सोल्यूट इज एसोसिएटिंग या फिर डिसोसिएटिंग। तो ये तो थी डेफिनेशन। अब समझते हैं कि इसका रीजन क्या है। कोज ऑफ एबनॉर्मल मोलर मास, कोज ऑफ ए एबनॉर्मल मोलर मास। तो देखिए हम पढ़ते हैं कोज ऑफ एबनॉर्मल, तो नॉर्मल ना हो, एबनॉर्मल मोलर मास। तो एबनॉर्मल मोलर मास के कोज क्या हो सकते हैं? देखिए पहला कोज क्या होगा? फर्स्ट कोज है डिसोसिएशन। फर्स्ट कोज इज डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। कि जो सोल्यूट के पार्टिकल्स थे वो सॉल्यूशन बनाने पर क्या हो गए? डिसोसिएट।
व्हेन पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट डिसोशिएट ऑन फॉर्मिंग सॉल्यूशन। बोला अब देन साइज ऑफ पार्टिकल, या फिर हम कहें मास, या फिर मोलर मास है। मास का मतलब क्या है? मोलर मास। मास ऑफ ए पार्टिकल इज रिड्यूस्ड, कि जब जो पार्टिकल्स हैं वो डिसोसिएशन करेंगे तो पार्टिकल का साइज कम हो जाएगा। साइज कम होगा तो मोलर मास कम हो जाएगा। तो उस केस में भी हमारा जो मोलर मास है वो नॉर्मल मोलर मास से अलग आएगा। तो इस केस में भी हो सकता है एबनॉर्मल मोलर मास। एग्जांपल के लिए, जैसे एग्जांपल के लिए NaCl को हमने वाटर में डिसोल्व किया तो ये डिसोसिएट हुआ। ये डिसोसिएट हुआ Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने थे? 1, बट यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स एक इसका और एक इसका, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 2। तो सॉल्यूशन बनाने से पहले 1 मोल था, सॉल्यूशन बनने के बाद 2। जैसे ही इसका सॉल्यूशन बनाया, सॉल्वेंट के अंदर डाला, ये डिसोशिएट हो गया। तो अब पहले मोलर मास जो निकल के आ रहा था वो इसका आ रहा था। अब जो सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो कौन है? ये। तो अब देखिए जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू हम निकालेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो पहले जो सोल्यूट के मोल्स थे वो 1 थे, अब कितने हो गए? 2। तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ गई। बट यहाँ पे पार्टिकल का साइज बड़ा था, यहाँ पे पार्टिकल का साइज होगा छोटा, तो मोलर मास क्या हो जाएगा? रिड्यूस। तो ये केस है। इस केस के अंदर जब भी डिसोसिएशन होगी तो क्या होगा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू हो वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज। जितने टाइम कम हुआ, जितने टाइम डिसोसिएशन हुई है। दूसरा पॉइंट हम यहाँ से लिखते हैं कि जो मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस्ड। तो अब इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू को यूज करके अगर हम मोलर मास निकालते हैं, क्योंकि हमने फॉर्मूले किए हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, हम हर बार निकालते थे मोलर मास, तो मोलर मास अगर वैसे निकालेंगे तो अब अलग आएगा, इसीलिए एबनॉर्मल मोलर मास। तो पहला रीजन ये था डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट। अब हम दूसरा करते हैं, तो आप ये नोट कीजिए। ओके, वेरी गुड, तो नोट हो गया है, मैं इरेज करता हूं। अब दूसरा रीजन इसका क्या होगा? देखिए दूसरा रीजन ये भी हो सकता है। जो दूसरा रीजन है वो ये हो सकता है सेकंड, एसोसिएशन ऑफ ए सोल्यूट पार्टिकल, कि जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो क्या करने लग जाएं? एसोसिएट का मतलब पार्टिकल्स, कई पार्टिकल्स जुड़ के एक बड़ा पार्टिकल्स बनाएंगे, इसको बोलते हैं एसोसिएशन। इकट्ठा हो जाना, जैसे 2 अलग अलग पार्टिकल्स हैं, ये जुड़ गए तो एक बड़ा पार्टिकल्स बन गया, तो ये होती है एसोसिएशन। तो जब एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स होती है तो तब क्या होता है? देन साइज ऑफ ए पार्टिकल्स और मोलर मास इंक्रीज्ड। मोलर मास क्या हो जाता है? इंक्रीज। अब कैसे? देखिए एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं। जैसे एसिटिक एसिड था, किसका एग्जांपल है? एसिटिक एसिड। देखिए एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स मैंने लिए, CH3COOH प्लस CH3COOH, 2 मॉलिक्यूल्स मैंने ले लिए। अब ये क्या करते हैं? जब ये सोल्यूट के अंदर, ये सॉल्वेंट के अंदर हम डालते हैं तो दोनों पार्टिकल एसोसिएट हो जाते हैं, दोनों जुड़ जाते हैं। जुड़ के कैसे बनाएंगे? तो देखिए मैं लिखता हूं, ये CH3 मैंने इस तरह से लिख दिया, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल है। अब जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो क्या करता है? वो आता है CH3C, अब सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O। अब सभी को पता है जो मॉलिक्यूल्स वो कैसे होता है? पोलर। यहाँ पे होता है पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पे होता है पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव। आपने पढ़ा है 11th क्लास के अंदर, या मैंने भी बताया आपको। अब देखिए जब ऐसे हूँ, हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ऐसे पार्शियल चार्ज तो बना लेता है एक
प्यारा सा बॉन्ड जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है? ये है सर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दीज हाइड्रोजन बॉन्ड्स और वंडरवाल अट्रैक्शन, टू मॉलिक्यूल्स गेट एसोसिएटेड, टू मॉलिक्यूल्स जॉइन टू फॉर्म ए लार्जर मॉलिक्यूल। तो अब देखिए, पहले दो मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पे मोलर मास निकालते कम आता, बट इस मॉलिक्यूल्स का अब जो सोल्यूट के पार्टिकल्स वो इस स्टेट के अंदर हैं। अब ये बड़ा मॉलिक्यूल्स है, दो से मिलके एक बना। अब इसका मोलर मास निकालेंगे, अब इसका मोलर मास निकालेंगे तो एक पार्टिकल से क्या आएगा? डबल, इसलिए मोलर मास इंक्रीज। तो ये रीजन था दूसरा, एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। अब हम बात करते हैं, अब यहाँ पे क्या होगा? देखिए यहाँ पे कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज, और जो मोलर मास ऑफ सोल्यूट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज। कब? बोलिए कब? जब होगी एसोसिएशन, जब होगी एसोसिएशन। अब क्यों होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाली डिक्रीज क्यों हुई? देखिए पहले नंबर ऑफ मोल्स कितने थे? 1 और 1 2। अब रिएक्शन के बाद नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए? 1। तो 2 मोल से कितने बन गए? 1। 2 मोल से 1 मीन्स जब हमने इस सॉल्यूशन को बनाया तो नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो गई, और नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होते हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या होती है? डिक्रीज। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू डिक्रीज। अब मोलर मास को इंक्रीज होगा तो मैंने बताया ही है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। अब तीसरा रीजन देखते हैं, थ्योरेटिकल टॉपिक है, ज़्यादा मैं नहीं बता रहा हूँ। आई होप आपने नोट कर लिया जी, वेरी गुड। तो आपने नोट कर लिया, बहुत अच्छे। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट रीजन है कि ये जो दो सोल्यूट हैं इनके अंदर तो होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पोलैरिटी रीजन हो गया। कई बार बगैर पोलैरिटी के भी एसोसिएशन हो जाती है। कैसे? देखिए थर्ड रीजन में बताता हूं, व्हेन सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड, कि जब जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो? कंसंट्रेटेड। अब इससे क्या होगा? व्हेन सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड। देखिए कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेटेड का मीनिंग होता है उसमें सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होगी। अब सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होने से क्या होंगे? सोल्यूट के पार्टिकल्स नज़दीक होंगे। अब नज़दीक होने की वजह से उनके बीच में इंट्रैक्शन हो जाता है। अब उस इंट्रैक्शन की वजह से वो आइडियली बिहेव करना छोड़ देते हैं। सॉल्यूशन है जो आइडियली बिहेव नहीं करता। और हमने पढ़ा था जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो किस पे अप्लाई होती हैं? वो किस पे अप्लाई होती हैं? वो अप्लाई होती हैं आइडियल सॉल्यूशन पे। कि जब सॉल्यूशन और आइडियल सॉल्यूशन कब होता है? जब सॉल्यूशन इज वेरी वेरी डाइल्यूट। बट अब सॉल्यूशन कैसा है? कंसंट्रेटेड। अब तो कंसंट्रेटेड होने से क्या हुआ? in a concentrated solutions solute is present in larger amounts. Solute is present in a larger amount. Therefore their particles are close. So the solution deviate from ideal behavior. So the solution deviate from ideal behavior. तो इस वजह से भी जो सॉल्यूशन है वो आइडियल बिहेव नहीं करता है। आइडियल बिहेव नहीं करेगा तो अब जो वैल्यूज सिंपली आ रही थी कैलकुलेट करने से, अब वो एक्सपेरिमेंटली हमारे को वैल्यूज डिफरेंट मिलेंगी। तो वहाँ पे भी एक ये भी रीजन होता है किसका? एबनॉर्मल मास का। बट जो मेन दो रीजन है वो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो ये तो था एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, और मैंने बताया कि इसका रीजन क्या हो सकता है। आपने नोट कर लिया जी? नोट कीजिए। ओके, वेरी गुड, आपने नोट कर लिया है। तो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एबनॉर्मल मोलर मास एंड व्हाट इज इट्स कोज, कि कोज क्या है और क्या होता है, ये दोनों चीज़ें पढ़ी। अब आता है हमारा मेन जो पॉइंट है, वेंट हॉफ फैक्टर। तो वेंट हॉफ फैक्टर क्या होता है? तो देखिए हम स्टडी करते हैं। देखिए वेंट हॉफ सर ने दिया था इसलिए तो नाम पड़ा वेंट हॉफ फैक्टर।
और जो वेंट ऑफ फैक्टर को डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, स्मॉलर आई से। तो आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। होता क्या है वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर होता है रेशियो। अब वेंट ऑफ फैक्टर को मैथमेटिकली लिखता हूँ सीधा, वेंट ऑफ फैक्टर आई, आई इज रेशियो, किस किस का रेशियो हो सकता है, रेशियो होगा सीपी का, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी, एक्सपेरिमेंटली जो एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व की, दूसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कौन सी, जो हमने कैलकुलेट की, जो हमने कैलकुलेट की। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू जो एक्सपेरिमेंट से आ रही है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू जो फॉर्मूले से आ रही है, कैलकुलेट की है, उन दोनों का रेशियो। अब देखिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कहाँ है, एक्सपेरिमेंट वैल्यू ऊपर है, कैलकुलेट वैल्यू नीचे है, तो इसको ध्यान रखना, कहीं आप अपोजिट कर दो। अब या इसको हम क्या कह सकते हैं, अब इसका हम वेंट ऑफ फैक्टर को हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं। हमने अभी देखा कि जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट वो भी तो चेंज हो रहा है, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर मास किसका, सॉल्यूट का, कैसा, कैलकुलेटेड, डिवाइड बाय में मॉलिक्यूलर मास कैसा, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड, एक्सपेरिमेंट वैल्यू। देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू, अगर वैल्यू से आप आई को निकाल रहे हो तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऊपर है, कैलकुलेटेड नीचे है। मोलर मास की हेल्प से निकाल रहे हो तो कैलकुलेटेड ऊपर है, एक्सपेरिमेंटल नीचे है। अब एक और फॉर्मूला है इसका, अब इसका एक और फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, या नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स इन ए सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन शॉर्ट फॉर्म लिखा हूं मैं, और आफ्टर एसोसिएशन। तो देखिए हमने पढ़ा था कि जब भी जो सॉल्यूट है वो इलेक्ट्रोलाइट होगा तो डिसोशिएट हो सकता है, वो एसोसिएट हो सकता है। तो अब डिसोसिएशन हो चुकी है, उसके बाद कितने मोल्स हैं, और एसोसिएशन हो चुकी है, होने के बाद कितने मोल्स हैं, उसको डिवाइड कर दो किससे, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। तो नंबर ऑफ मोल्स, ये देखिए थोड़ा जो एस है वो मैं थोड़ा सा बड़ा ही अच्छा बनाता हूँ, तो आप इसको शायद ई के साथ पजलिंग हो जाती है कि एस है या ई है या सी है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन या फिर आफ्टर एसोसिएशन, की एसोसिएशन होगी उसके बाद कितने मोल्स हैं, डिवाइड बाई में नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन या फिर बिफोर एसोसिएशन, की पहले कितने थे, तो बाद में कितने हैं, पहले कितने, उनका रेशियो क्या होता है, वेंट ऑफ फैक्टर। तो तीन फॉर्मूले मैंने आपको बताए, इससे अलग कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो आप तीनों ही फॉर्मूले को नोट कीजिए, आप तीनों ही फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज वेंट ऑफ फैक्टर, व्हाट इज ए वेंट ऑफ फैक्टर। तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उसको डिवाइड कर दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की कैलकुलेटेड वैल्यू से। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर हम अब निकालें, तो अगर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाल रहे हैं कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं, किसके केस में, जब सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है, कि अगर सोल्यूट यूरिया है, अगर सोल्यूट यूरिया है तब कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर सोल्यूट कैसा है, NaCl, अगर सोल्यूट कैसा है, NaCl। अब अगर हमारे को निकालनी है RLVP की वैल्यू, अब हमारे को निकालनी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कैसे निकलती थी वैल्यू, वैल्यू निकलती थी सारे कैसे, P0 माइनस PS बाई में P0, और किसके इक्वल होती थी, अब वैल्यू इक्वल होती थी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो अब अगर हम वैल्यू निकालें किसके केस में, NaCl के केस में, तो NaCl के केस में अगर ऐसे वैल्यू निकली इस फॉर्मूले से तो वैल्यू सही नहीं आएगी, एक्सपेरिमेंट से मैच नहीं करेगी। तो अब क्या करें, तो देखिए यही इसी का तो आंसर देगा वेंट ऑफ फैक्टर। देखिए कैलकुलेटेड वैल्यू निकालनी है, हम फॉर्मूले से कौन सी वैल्यू निकालते हैं, कैलकुलेटेड, किसकी इक्वल आनी चाहिए, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैसी आए, तो देखिए यहाँ से निकालता हूँ मैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कैसी, कैलकुलेटिव, विल बी इक्वल टू कैसे, विल बी इक्वल टू, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा, इसको मैं इधर, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसी, एक्सपेरिमेंटल, उसको डिवाइड कर दूंगा किससे, वेंट ऑफ फैक्टर से, किससे डिवाइड कर दूंगा, वेंट ऑफ फैक्टर से। या जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, वो किसकी इक्वल आएगी, वो किसकी इक्वल आएगी, कैलकुलेटेड, CP कैलकुलेटेड इनटू मल्टीप्लाइड बाई I, मल्टीप्लाइड बाई वेंट ऑफ फैक्टर। तो जो डेविएशन हो रही थी वो किसकी वजह से हो रही थी,
एसोसिएशन डिसोसिएशन, उसका आंसर किसने दिया, वेंट होफ फैक्टर। तो अब हमारी वैल्यू जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो कब इक्वल आएगी, जब कैलकुलेटेड को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, वेंट होफ फैक्टर से। तो ये मेन कंसेप्ट था। तो अब अगर हमारे को इस केस में RLVP की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करें, बोलिए हम क्या करें। हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो निकाल रहे हैं अब जो कैलकुलेटेड है वो एक्सपेरिमेंटल के इक्वल कब होगी, जब हम इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर दें, आई से। जब किससे मल्टीप्लाई कर दें, वेंट होफ फैक्टर से। क्यों किया, देखिए हम कैलकुलेटेड वैल्यू निकाल रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाल रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट से कैसे मैच हो। तो जो हमने कैलकुलेटेड आएगी उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वेंट होफ फैक्टर से। तो किसके इक्वल आ जाएगी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। और सबसे जो सही वैल्यूज होती हैं वो फॉर्मूले से नहीं निकलती, वो किससे निकलती हैं, एक्सपेरिमेंट से। कि जो हम एक्सपेरिमेंट, देखिए साइंस की ही तो ब्रांच है केमिस्ट्री, तो साइंस के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं जो भी हम पढ़ते हैं उनको पहले क्या करते हैं, ऑब्जर्व, फिर क्या किया जाता है, एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट से जो वैल्यू तो वही सही है, कैलकुलेटेड वैल्यू सही नहीं होती। वैल्यू कौन सी सही होती है, एक्सपेरिमेंटेड। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमारे को निकालनी है, तो कैसे निकलेगी कि जो फॉर्मूले से हम वैल्यू निकाले थे उसको मल्टीप्लाई कर दो वेंट होफ फैक्टर से। तो इसी वजह से अब सारी जो रिलेटिव लोअरिंग जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी उनकी फॉर्मूले जो अभी तक पढ़े थे वो सारे यूजलेस हो गए, ऐसे तो नहीं होने देंगे। तो देखिए वो सारे फॉर्मूले अब थोड़े से चेंज हो जाएंगे और वो सारे फॉर्मूले इंक्लूड करेंगे, किसको इंक्लूड करेंगे, वो इंक्लूड करेंगे वेंट होफ फैक्टर को। तो अभी मैंने रीजन बताया है, तो मैं लिखता हूँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितनी थी, फर्स्ट कौन सी थी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में को अगर हम निकालते थे कैसे, P0 माइनस PS डिवाइड बाई में P0 विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, बट नहीं। अब ये सारी चीजें चेंज हो जाएंगी कब, जब सॉल्यूट इज इलेक्ट्रोलाइट, व्हेन सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है। तो अब क्या करें, मल्टीप्लाइड बाई वेंट होफ फैक्टर। तो नया फॉर्मूला बन गया ये, मोल फ्रैक्शन इनटू वेंट होफ फैक्टर। ऐसे ही दूसरी कौन सी थी, ऑस्मोटिक प्रेशर किससे डिनोट किया था, पाई से। कैसे वैल्यू निकाली थी, पाई इज इक्वल टू CRT कंसंट्रेशन। अब क्या करें, अब देखिए अब ये जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। अब किसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, आई के साथ। तो नया फॉर्मूला बनेगा ऑस्मोटिक प्रेशर का, CRT इंटू आई। उसके बाद थर्ड फॉर्मूला। अच्छा थर्ड कौन सी थी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। किसे डिनोट किया था, डेल्टा टीबी से। क्या वैल्यू आई थी सर, KB इंटू एम। बट अब क्या करें, अब वेंट होफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे, तो नया फॉर्मूला बनेगा ये। उसके बाद फोर्थ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। किसे डिनोट किया था, डेल्टा TF से। तो क्या फॉर्मूला बनता है, KF इंटू एम। बट अब नहीं होगा, अब क्या होगा, वेंट होफ फैक्टर। अब ये जो फॉर्मूलेज हैं ये हर जगह अप्लाई होंगे, ये यूनिवर्सल फॉर्मूले हैं। क्यों, क्योंकि देखिए जो इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट या फिर एसोसिएट होंगे उसके लिए भी आई निकाल दिया, और जो कुछ नहीं करेंगे उनके लिए आई की वैल्यू क्या रहेगी, 1। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये फॉर्मूले हर जगह अप्लाई होंगे। तो अब आगे जो न्यूमेरिकल्स हम करेंगे वो सभी इन फॉर्मूलेज के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो इन फॉर्मूले को अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए, कैसे बने हैं, क्यों आई से मल्टीप्लाई किया, मैंने सारा डाटा आपको बताया है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आई के बारे में थोड़ा सा और पढ़ता है, आई के बारे में थोड़ा सा और स्टडी करते हैं हम। अब देखिए जो आई है उसका जो ओरिजिन हुआ है वो हुआ है एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन से, कि जब सॉल्यूट एसोसिएट करे या फिर डिसोसिएट करे। तो अब क्या ज़रूरी थोड़ा ही है कि हर बार एसोसिएशन हो और कंप्लीट हो, 100% हो, हर बार डिसोसिएशन हो और कंप्लीट हो, 100% हो। तो कोई ज़रूरी नहीं है 100% हो। 100% होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। 100% अगर होता है तो उसको हम पढ़ते हैं यहाँ पे एक नई चीज़ जिसको आप बोलते हो, 11th में आप पढ़ के आए हो बट फिर भी मैं करवाता हूँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जिसको हमने नोट किया, डिनोट करते हैं अल्फा से, क्योंकि दो ही केस थे, या तो डिसोसिएशन होगा या फिर एसोसिएशन होगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अब ये क्या होता है, पढ़ के आए हो, सर नहीं पता, ओके। ये होता है नंबर ऑफ मोल्स
डिसोसिएटेड डिवाइड बाय में टोटल मोल्स, डिवाइड बाय में टोटल मोल्स। तो देखिए अब अल्फा होता क्या है इसको समझिए, थोड़ा सा एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ अल्फा होता क्या है। अल्फा का मतलब है, जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास 10 मोल्स थे, हमारे पास 10 मोल्स थे, उसमें से डिसोसिएट कितने हो गए 7, डिसोसिएट कितने हो गए, तो हमारे पास थे कितने, टोटल मोल्स कितने थे 10, डिसोसिएट कितने हो गए 7, डिसोसिएट कितने हो गए 7, तो अल्फा निकालेंगे तो अल्फा आएगा डिसोसिएटेड जितने डिवाइड बाई में टोटल मोल्स 10, तो यह 0.7। ये होता है अल्फा का मीनिंग कि टोटल में से कितने डिसोसिएट हो गए, फ्रैक्शन रेशियो किसका, डिसोसिएटेड बाई में टोटल मोल्स। या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक में से कितने डिसोसिएट हो गए, एक में से कितने डिसोसिएट, तो एक मोल अगर टोटल थे तो डिसोसिएट कितने हुए 0.7, डिसोसिएट कितने हुए 0.7। तो मीन्स क्या होता है अल्फा का, अल्फा का मीनिंग सिंपली यही होता है कि टोटल मोल्स में से डिसोसिएट कितने हो गए, उसका मतलब होता है अल्फा। अब अल्फा को रिलेट करते हैं वेंटो फैक्टर से कि इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। उसके इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारे को रिलेशन बनाना पड़ेगा इसका वेंटो फैक्टर से आई से। तो देखिए हम एक सिंपल सी रिएक्शन लेते हैं डिसोसिएशन के लिए कि जैसे हमने मान लिया ए था, ए डिसोसिएट होके कन्वर्ट हो रहा है बी प्लस सी में, ऐसे मतलब बहुत सारों में कन्वर्ट हो, मान लेते हैं कुछ भी। तो अब ए का हमने 1 मोल लिया था, 1 मोल से बी के कितने बने, हम मान लेते हैं n1 मोल, सी के कितने बने, हम मान लेते हैं n2। हो सकता है भाई डिसोसिएट हो रहा है, कितने हो रहा है, हो सकता है सी डी में आगे आगे डी ई बी बनते हो, कुछ भी मान लेते हैं, हमें जो भी पॉसिबिलिटी हमने उसको मान लिया। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम रिएक्शन को देखते हैं कि पहले इनिशियल कंडीशन में कि जब रिएक्शन स्टार्ट हुई थी तो हमने रिएक्शन को स्टार्ट करते वक्त ए के कितने मोल लिए हैं, हमने ए के मोल लिए हैं 1। अब जैसे जैसे रिएक्शन आगे फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा वैसे वैसे ए के मोल्स तो कम होंगे, ए के मोल से कम होंगे। और रिएक्टेंट देखिए क्यों, ए क्या था रिएक्टेंट, जैसे जैसे रिएक्शन आगे जाता है रिएक्टेंट के मोल्स डिक्रीज होते हैं, प्रोडक्ट के मोल इंक्रीज होते हैं, इनके मोल्स बढ़ेंगे, इनके मोल्स बढ़ेंगे। बट जब रिएक्शन स्टार्ट हुई है, जब रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई, मान लो इनिशियल कंडीशन में हमने रिएक्टेंट ले रखे, तो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है 1, बट प्रोडक्ट यहाँ पे क्या मिलेंगे 0, क्योंकि रिएक्शन हुई नहीं है। अब जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुई तो ए टूटता जाएगा, ए डिसोसिएट होना स्टार्ट होगा, जैसे हम सॉल्यूशन बनाएंगे ए डिसोसिएट होगा। अब मान लेते हैं ए कितना डिसोसिएट हुआ, हमने मान लिया ए कितना डिसोसिएट हुआ अल्फा, कितने मोल्स डिसोसिएट हो गए अल्फा। ओके, तो ये क्या है डिसोसिएटेड, ये क्या है डिसोसिएटेड। तो अब जितने देखिए यहाँ से 1 मोल से कितने बन रहे हैं N1, और ए के 1 मोल से सी के कितने बन रहे हैं N2 मोल्स। तो सीधी सी बात है, देखिए ए से 1 से बनी N1, तो अल्फा से कितने बनेंगे N1 अल्फा से कितने बनेंगे N2 अल्फा। अब ये बात नहीं समझ में आई सर, ये बिल्कुल नहीं समझ में आई, क्यों बने ये। देखिए हम क्या करते हैं, हमने मान लिया कि 1 रुपए की टॉफ़ी आती है 2, है ना, 1 रुपए की कितनी टॉफ़ी आती हैं 2। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि 4 रुपए की कितनी टॉफ़ी आएंगी, 1 रुपए की अगर 2 आती हैं तो 4 रुपए की कितनी टॉफ़ी आएंगी, तो आप कैसे बताओगे। हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि सर जितने रुपए हैं, जितने रुपए की निकालनी है 4, उसको मल्टीप्लाई कर दो उस वैल्यू से, जिस 1 रुपए से कितनी आती उस वैल्यू से, 1 की कितनी आती 2। तो आप कहेंगे कि सर अगर 1 रुपए में 2 टॉफ़ी आती है तो 4 में आएंगी 8, कैसे निकाला। हमने निकाला कि जितने रुपए हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो 1 की वैल्यू से, उनको मल्टीप्लाई कर दो 1 की वैल्यू से। तो हमने ऐसे ही किया है, 1 की वैल्यू क्या थी N1, किसके लिए बी के लिए। तो अब अल्फा से कितने N1 अल्फा से कितने बी बनेंगे, जब 1 से N1 बी बन रहे हैं तो अल्फा से कितने बनेंगे, जितने को निकालनी है उसको मल्टीप्लाई कर दो 1 की वैल्यू से। 1 की वैल्यू क्या थी N1, तो कितने बने N1 अल्फा। ऐसे ही सी के लिए, सी के ए के 1 मोल से कितने बन रहे थे N2, तो अल्फा से कितने बनेंगे N2 इंटू अल्फा। अब इससे बेटर तरीका समझाने का नहीं है। अब आई होप आपको समझ आएगा, अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा। अब ये तो थे इनिशियल,
ये डिसोसिएट हो गए। अब हमारे पास बचेंगे, अब हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम, कि जब इक्विलिब्रियम रिएक्शन के अंदर आया तो रिएक्शन जो मिक्सचर था जिसमें रिएक्टेंट भी है प्रोडक्ट भी हैं, जो इक्विलिब्रियम के अंदर रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है तो इसी वजह से वहाँ पे रिएक्टेंट के भी मोल्स होंगे और प्रोडक्ट्स के भी मोल्स होंगे। तो अब यहाँ पे रिएक्टेंट के कितने बचे इक्विलिब्रियम में, टोटल मोल्स देखिए बचे कितने, तो इक्विलिब्रियम में कितने बचेंगे, ए के बचेंगे सर 1 जितने थे उसमें से टूट कितने गए अल्फा, उनको माइनस कर दो, तो एक में से टूटे हुए को माइनस कर दिया तो कितने आगे बचे हुए, तो मोल्स एट इक्विलिब्रियम किसके, ए के। अब बी के निकालते तो बी के कितने होंगे N1 अल्फा, सी के कितने होंगे N2 अल्फा, नो प्रॉब्लम। अब निकालते हैं हम टोटल मोल्स, अब टोटल मोल्स कब एट इक्विलिब्रियम। टोटल मोल्स का मतलब है रिएक्शन मिक्सचर के अंदर कितने मोल्स हैं, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर कितने मोल्स हैं, तो कितने होंगे 1 माइनस अल्फा, रिएक्टेंट के मोल प्लस में प्रोडक्ट के मोल। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए मैंने लिखा बी सी, अब डी भी बन सकता था, ई भी बन सकता था, ऐसे ही यहाँ पे अल्फा N1 अल्फा N2 अल्फा, सी के लिए ऐसे डी के लिए था, तो हम कंसिडर कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि यहाँ से देखिए दोनों से, अब इनके जो रिएक्टेंट का केस था इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, N1 अल्फा प्लस N2 अल्फा, टोटल रिएक्टेंट के मोल्स यही होंगे, सॉरी प्रोडक्ट के मोल्स यही होंगे, यहाँ से क्या कॉमन आता है अल्फा, N1 प्लस में N2, सर कॉमन आ गया अल्फा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अल्फा कॉमन आ गया। अब हम जो N1 N2 ऐसे ही अगर और रिएक्टेंट होते तो N3 हो जाता, N4 N5, ऐसे बहुत सारे मान लिए हमने, अप टू N मान लिए, तो हम अब इनका टोटल है जो इनका जो टोटल है वो किसके इक्वल होगा N के, उसको इनके टोटल को हमने मान लिया N, इनके टोटल को हमने मान लिया N, इनके टोटल को हमने मान लिया N, मीन्स यहाँ पे जो रिएक्टेंट के मोल्स, जो प्रोडक्ट के मोल्स हैं उनको मैंने कैलकुलेट करके कितना बना दिया है N अल्फा, कितना बना दिया है N अल्फा। कैसे आया है आप समझ गए, अल्फा को कॉमन लिया, N1 प्लस N2 को हमने इक्वल मान लिया N के, किसके इक्वल मान लिया N के, ओके। तो अब ये तो थे रिएक्टेंट के मोल्स, ये हैं प्रोडक्ट के मोल्स, तो टोटल मोल्स क्या होंगे रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट, ये हो गए टोटल मोल्स, वेरी गुड, टोटल मोल्स निकाल लिए। अब इनिशियल मोल्स कितने थे, इनिशियल मोल्स थे सर 1, इनिशियल मोल थे 1, तो अब आई निकालते हैं, अब निकालते हैं हम आई, तो मैं वहाँ कर देता हूँ, हो सकता है नीचे आपको ना दिखाई दे, तो हम मान लेते हैं, हम निकालते हैं आई वेंट ऑफ फैक्टर, कैसे निकलता है, नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, है ना, नंबर ऑफ मोल्स टोटल मोल्स, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में टोटल मोल्स कितने हैं, डिवाइड बाई में नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल कंडीशन में, कि पहले कितने थे, है ना, बाद में कितने हैं डिसोसिएशन के, और पहले कितने, यही तो निकाला था आई। तो अब टोटल मोल्स कितने हैं, ये रहे, तो रख देते हैं 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा डिवाइड बाई में इनिशियल मोल कितने थे 1, तो करो कैलकुलेट, क्या करते हैं देखिए यहाँ से इसको सोल्व करते हैं हम, I इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए अल्फा को बना सकता है, तो 1 प्लस अल्फा मैंने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा -1, यहाँ पे क्या रह जाएगा प्लस n, यहाँ पे रह जाएगा प्लस n, देखिए कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से अल्फा, माइनस अल्फा नहीं, मैंने अल्फा ले लिया है, कोई बात नहीं, आपको माइनस लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ना तरीका वही है। तो देखिए I नीचे क्या था 1, अब इसी स्टेप को मैं आगे बढ़ाता हूँ, इस स्टेप को देखिए, अब मैं इसको थोड़ा सा पलट लेता हूँ, 1 प्लस अल्फा, माइनस का है प्लस का, प्लस को पहले लिख लेता हूँ, प्लस का n मैंने पहले लिख दिया, माइनस का 1 मैंने बाद में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप माइनस अल्फा कॉमन ले तो ये स्टेप बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसे करना करें। तो अब देखिए अब होगा क्या, अब हमारे को वैल्यू निकालनी थी अल्फा की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, तो अल्फा की वैल्यू कैसे आएगी, तो देखिए आई, ये अल्फा के इधर प्लस में था, उधर आके हो जाएगा माइनस में, तो 1 हो गया, है ना, इज इक्वल टू अल्फा इंटू n-1, कोई दिक्कत नहीं है, इस 1 को मैंने इधर भेज दिया, तो i-1, ओके। अब क्या होगा देखिए अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, n-1 को इधर भेज दें, तो हम लिख सकते हैं अल्फा विल बी इक्वल टू i-1, और ये नीचे ये डिवाइड में हो जाएगा n-1, तो ये आ जाएगी अल्फा की वैल्यू, किसके केस में, अल्फा ऑफ डिसोसिएशन, जहाँ पे n क्या है, देखिए I क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर, n क्या है, देखिए n इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो n है वो क्या है, मैं इधर लिख रहा हूँ, n क्या है, n है नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस्ड बाई
कंप्लीट बाय कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। एन यहाँ पे क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एन। अगर ये फॉर्मूले से आप न्यूमेरिकल को निकालोगे तो एन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एन क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, कि अगर सॉल्यूट कंप्लीट टूटता, अगर सॉल्यूट कंप्लीट टूटता तो कितने मोल्स बनते, वो है एन। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लेते हैं NaCl, अगर NaCl कंप्लीट टूटे तो बनता है Na पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव, तो एक मोल से कितने बने, एक प्लस में एक, दैट इज 2। तो NaCl के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 2। तो इस फॉर्मूले में अगर NaCl तो n आएगा 2, ये इसको इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे ही अगर कोई और होता CaCl2 होता तो n की वैल्यू होती 3, तो इसको आप याद रखिएगा n क्या है। तो ये था डिसोसिएशन, ये था किसका केस, डिसोसिएशन का। अब हम करते हैं एसोसिएशन का केस। देखिए कुछ टीचर्स इसको BC में ना करके सिर्फ B की फॉर्म में या सिर्फ A की फॉर्म में ही कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो स्टेप बच जाता है जो मैंने N1 प्लस N2 को N माना था, बट उससे करना है वो थोड़ा सा आसान रहता है, उससे करना है। बट अगर कई स्टूडेंट कभी क्वेरी कर देते हैं कि सर क्या ज़रूरी है कि A से सिर्फ B बने, और अगर टूटेगा तो कम से कम 2 तो बनेंगे, अगर टूटेगा 2 तो बनेंगे B और C। ओके, तो इसलिए मैंने उसको स्टेप को बताया है कि कितने भी आ जाएं आप सभी के N1 N2 N3 को N मान लीजिए, इस स्टेप को कर लीजिए, आपका जो इसकी डेरिवेशन है वो आ जाएगी। वैसे डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, इसको याद रखिए। अल्फा डिसोसिएशन की क्या वैल्यू होती है, तो I-1 बाई में N-1। ओके, N क्या मैंने बताया। अब ऐसे ही हम निकालते हैं अल्फा ऑफ एसोसिएशन, ऐसे ही हम निकालते हैं अल्फा ऑफ एसोसिएशन, हम निकालते हैं अल्फा ऑफ एसोसिएशन। तो डिसोसिएशन की बजाय हम निकालते हैं एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड की बजाय एसोसिएटेड, डिवाइड बाय में टोटल मोल्स की पहले मोल कितने थे, कितने जुड़ गए पहले कितने थे। तो ये अब इसको कैसे निकालें, तो इसको हम एक एसोसिएशन वाली रिएक्शन मान लेते हैं। जैसे कि n मोल्स थे किसके, A के, उन्होंने मिलके एक ऐसा मॉलिक्यूल्स बना लिया, जैसे इसका मतलब है कि A के n मोल्स मिलके बने, तो अब पॉलीमराइजेशन होगी, जुड़ के बड़ा बनाएंगे। अब कितने मॉलिक्यूल्स थे, n, तो अब उतनों के जुड़ने से ही एक बनेगा, है ना। जैसे अगर होते तो 2A, तो मॉलिक्यूल क्या बनता, A2, है ना, A प्लस A क्या बनता, A2। अगर होते 3A प्लस A तो क्या बनता, A3। इसलिए n यहाँ पे भी क्या आएगा, हमने एक सिंपल एक्शन मान ली एसोसिएशन की। अब बोलोगे सर कि इसमें आप BC क्यों नहीं लिख रहे, अरे भाई अगर 2 ऐसा ही होगा, 2 मिलेंगे, अब 2 यूनिट्स मिल रही हैं, डाइमराइजेशन, मोस्टली डाइमराइजेशन ही आएगा, तो यहाँ पे 2 ही आएगा। अब ऐसा थोड़ा ही मॉलिक्यूल बन सकता है A3 बन जाएगी, ऐसा मॉलिक्यूल बन गया जिसमें 3 यूनिट है, नहीं, हर बार डाइमराइजेशन ही होगी, इसलिए B और C का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं बनता। या फिर ये ऐसा नहीं बनता है कि मैं यहाँ पे लिखूँ BN, नहीं, A के जुड़ने से A के ही मॉलिक्यूल्स बनेंगे, है ना, या फिर एक ही जैसे मॉलिक्यूल्स बनेंगे, दूसरी तरह के मॉलिक्यूल्स नहीं बनेंगे, इसलिए हमने इसको इंक्लूड नहीं किया है। तो अब देखिए, अब हम वैसे ही करते हैं, इनिशियल कंडीशन में जो मोल्स हैं, हमने मान लिया रिएक्शन हमने स्टार्ट की 1 मोल के साथ, रिएक्शन हमने स्टार्ट की 1 मोल के साथ, बिल्कुल 1 मोल के साथ। तो अब इनिशियल कंडीशन में A के तो 1 मोल होंगे, इसके कितने मोल्स होंगे, 0। अब बोल रहा है एसोसिएटेड मोल्स, कितने जुड़ गए, मान लिया अल्फा, कितने हो गए अल्फा। अब बोल रहा है यहाँ पे कितने होंगे, अब A के कितने बने, अब A के कितने बनेंगे, बोलेंगे सर n बाई अल्फा, कितने बनेंगे, सॉरी अल्फा बाई n, अल्फा बाई n। अब सर ये तो नहीं समझ में आया, ये तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि अल्फा से अल्फा बाई n कैसे। देखिए ये बहुत से स्टूडेंट्स को यहाँ पे डाउट होता है, समझ नहीं आता, बस रट लेते हैं, रटना नहीं है, समझना। देखिए कैसे, अब देखिए फिर से इसको मैं समझाता हूँ, ये कैसे आया, अल्फा से इसके अल्फा बाई n कैसे बने। तो देखिए n से कितने बन रहे हैं, 1, है ना, n से कितने बन रहे हैं, n के A के n मॉलिक्यूल से AN के 1 मॉलिक्यूल बन रहा, तो n से कितने बने, 1, तो 1 से कितने बनेंगे, 1 बाई में n,
1 से कितने बनेंगे 1 बाई में n। अब एसोसिएट कितने हुए हैं अल्फा, तो अल्फा से कितने बनेंगे 1 बाई में n इंटू अल्फा, 1 बाई में n इंटू अल्फा, तो कितने बने अल्फा बाई n, है ना, अल्फा बाई n। तो अल्फा से कितने बने अल्फा बाई n। फिर से बताता हूँ, a के n मोल से an के 1 मोल्स बने, तो n से n मोल के मिलने से बन रहा है 1, तो 1 से 1 बाई n, तो अल्फा से 1 बाई n इंटू अल्फा, अल्फा बाई n। अब देखिए ये जो कंसेप्ट है ये 3rd और 4th क्लास का, अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा तो फिर तो उसको मेरी नमस्ते है कि सर मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, आपको कोई भी नहीं पढ़ा सकता, कोई भी समझा नहीं सकता कि कैसे आया। तो देखिए आगे हमने निकाल लिए एसोसिएट कितने हुए, हमने निकाल लिए एसोसिएट कितने हुए। अब हम निकाल लेते हैं इक्विलिब्रियम पे कितने होंगे। इक्विलिब्रियम में कितने होंगे, देखिए इसका पहले था 1, उसमें से एसोसिएट हो गए अल्फा, तो बचे कितने 1 माइनस अल्फा। अब इसके कितने होंगे अल्फा बाई n। अब हम निकाल लेते हैं टोटल मोल्स, अब हम निकाल लेते हैं टोटल मोल्स। टोटल मोल्स क्या होंगे सर, रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट, तो 1 माइनस अल्फा प्लस में अल्फा बाई n, 1 माइनस अल्फा प्लस में अल्फा बाई n, ये हो गए टोटल मोल्स। अब निकालते हैं बेंटो फैक्टर i। अब सर i कैसे निकलता है, मैं बहुत बार बता चुका, i कैसे निकलता है, मोल्स एट इक्विलिब्रियम या फिर आफ्टर द रिएक्शन डिवाइड बाई में इनिशियल, तो बाद में कितने आए यही तो है 1 माइनस अल्फा प्लस में अल्फा बाई n और डिवाइड बाई में 1। अब डिवाइड बाई में 1 है, इसको हटा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, अब क्या करें, अब देखिए फिर से इस स्टेप को हम करते हैं 1, यहाँ से इस टर्म से अल्फा कॉमन ले लेते हैं, प्लस अल्फा कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा -1 प्लस में यहाँ क्या बचा 1 बाई में n, नो प्रॉब्लम। तो ये आ गया i 1 प्लस अल्फा। अब देखिए ये जो टर्म है -1 है +1 है, देखिए प्लस वाली को मैं आगे लिख लेता हूँ, ये लिख दी मैंने 1 बाई n, और माइनस वाले को पीछे ले गया मैं, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। ओके, अब क्या करें सर, अब वैल्यू किसकी निकालनी है अल्फा की, तो अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए एक को मैं इधर भेजूंगा, तो i था, एक को इधर आया, इधर प्लस का तो इधर माइनस का, नो प्रॉब्लम। इधर क्या रह गया अल्फा इंटू 1 बाई n -1। अब अल्फा की वैल्यू निकाल, इसको भी इधर ले आओ, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी फाइनली i -1, ये इधर आ जाएगा, ये आ गया इधर 1 बाई में n प्लस में 1 बाई n -1, तो ये आ गया अल्फा। अब ये कौन सा अल्फा है, ये अल्फा आया है एसोसिएटिंग, ये कौन सा अल्फा है एसोसिएटिंग, कि तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा, एसोसिएशन केस में और डिसोसिएशन केस में क्या ही थी आपको याद होगा। तो देखिए अब मैं दोनों लिख देता हूँ ऊपर, अल्फा डिसोसिएशन के लिए क्या ही है i -1 डिवाइड बाई में n -1, और जो अल्फा एसोसिएशन के लिए आई है वो क्या ही है i -1 डिवाइड बाई में 1 बाई n -1। ये दोनों ही दो तरह की अल्फा होती हैं, दोनों हमने निकाल ली, डिसोसिएशन के भी निकाल ली, एसोसिएशन के भी। क्या डिफरेंस है फॉर्मूले में, बस इतना डिफरेंस है, यहाँ पे n है तो यहाँ पे 1 माइनस n है। अब कुछ बुक्स इस फॉर्मूले को कैसे लिखते हैं देखिए। अब इसको सोल्व कीजिए, आप नीचे वाली टर्म को सोल्व कीजिए, नीचे वाली टर्म को सोल्व करेंगे तो i -1, इसको सोल्व करते हैं, एलसीएम क्या आ गया n, ऊपर 1 एलसीएम गया n, कैसे लिख सकते हैं इसको i -1 डिवाइड बाई में 1 माइनस n, और ये n चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में n, तो अल्फा का फॉर्मूला क्या बना i -1 डिवाइड बाई में 1 माइनस n इंटू n। अल्फा का फॉर्मूला बना सर, ये अल्फा का फॉर्मूला बना ये, एक बार मैं देख लेता, चेक कर लेता हूँ, ये आपको दिखाई दे रहा है, हाँ जी आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो आपको अल्फा का जो फॉर्मूला है वो ये दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा फोकस लूज हो गया था, हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो वीडियो के अंदर, बट फिर भी मैनेज कर लीजिएगा। तो ये हो गया अल्फा का फॉर्मूला, अल्फा एसोसिएशन। देखिए ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, बट मैं कहूँगा आपको इसकी बजाय आप ये लर्न कीजिए, क्योंकि ये दोनों लर्न करने में पजलिंग नहीं होगी। बस आपको पता है डिसोसिएशन है तो n, एसोसिएशन तो 1 माइनस n। अगर आप ये फॉर्मूला लर्न करते हो तो फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, सोल्व करके आसानी से कर सकते हो, बट मैं कहूँगा आप ये दोनों फॉर्मूला लर्न कीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, तो ये था अल्फा एसोसिएशन की, डिसोसिएशन की। तो मैं इसको दोबारा नहीं बता रहा हूँ, आपको समझ आ गया है। अगर नहीं आया तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स कर लीजिए,
क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं दोबारा बताऊंगा। तो मैंने दोनों अल्फा निकालनी आपको बताई, अल्फा ऑफ एस, अल्फा एसोसिएशन, अल्फा डिसोसिएशन। अब कुछ कॉमन चीजें मैं आपको बता देता हूं। अगर अल्फा को हम 100% मान लें, अल्फा 100% मीन्स होता है कंप्लीट डिसोसिएशन, कंप्लीट डिसोसिएशन, कि जितना टूट सकता था 10 मोल से 10 केटॉन मोल टूट गए। अब अल्फा इसमें कैसे निकालेंगे? अब जब अल्फा 100% होती है, जब अल्फा 100% होती है तो आई की वैल्यू हमेशा 1 आएगी। आई की वैल्यू कितनी आएगी? 1। कैसे आएगी? बिल्कुल गलत है, आई की वैल्यू 1 नहीं आएगी। अल्फा 100% का मतलब होता है अल्फा की वैल्यू 100%, 100 बाई में 100 दैट इज 1। अल्फा की वैल्यू 1, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फिर या एसोसिएशन आएगी 1। आई की वैल्यू 1 नहीं आएगी। आई की वैल्यू कई बार पजलिंग होती है कि आई की वैल्यू 1 आएगी, नहीं, आई की वैल्यू 1 नहीं आएगी। आई की वैल्यू क्या आएगी? आई की वैल्यू इस केस में आएगी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाई 1 मोल, 1 मोलिक्यूल या 1 फॉर्मूला, 1 मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट। तो आई की वैल्यू जब अल्फा 100% हो, जब अल्फा 100% हो तो जो आई की वैल्यू है वो क्या आएगी कि सोल्यूट के 1 मोल से या 1 मोलिक्यूल से 1 फॉर्मूला यूनिट से कितने आयंस बन सकते हैं उनके इक्वल आएगी। तो अब देखिए कैसे, एग्जांपल के लिए समझिए। हमने मान लेते हैं कि जो अल्फा है वो 100% है। अल्फा कितना है? 100%। तो अब NaCl है, NaCl पूरा टूट गया, डिसोसिएशन है 100% हुई, मीन्स अल्फा की वैल्यू क्या है? 100% या फिर 1 कह लीजिए। अब ये कितने टूटने से कितने बना सकता है? एक Na का और एक Cl का। तो पहले आयन कितने थे? 1। अब कितने हैं? 1 इसका और 1 इसका, टोटल कितने हो गए? 2। निकालिए आई, वेंट ऑफ फैक्टर निकालिए आई। क्या होता है? मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, टूटने के बाद कितने मोल्स हैं? 2। मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, टूटने से पहले कितने हैं? 1। तो देखिए आई की वैल्यू कितनी आएगी? आई इज इक्वल टू 2। आई इज इक्वल टू 2 कब? जब अल्फा क्या थी? 1, या फिर अल्फा क्या थी? 100%, या फिर डिसोसिएशन कितनी थी? 100%। तो अब आई किसके इक्वल आया? आई इक्वल आया नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड बाई 1 मोल ऑफ सोल्यूट, कि सोल्यूट के 1 मोल से जितने आयन बन सकते हैं उसके इक्वल। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया CaCl2, हमने ले लिया CaCl2। अगर CaCl2 100% टूटता है, मतलब अल्फा की वैल्यू 1 है या फिर 100% है, तो ये कितने बनाएगा? Ca प्लस में 2Cl नेगेटिव, कि Ca प्लस 2 प्लस में 2Cl नेगेटिव। 2 Cl के बनाएगा, 1 Ca का बनाएगा। तो पहले कितने हैं? 1। बाद में कितने? 1 इसके और 2 इसके। तो टोटल मोल्स कितने हो गए आफ्टर डिसोसिएशन? 3। पहले कितने थे? 1। आई निकालिए, आई कैसे का? नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, टूटने के बाद, डिवाइड बाई में नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो टूटने के बाद 3 हैं, टूटने से पहले 1 हैं, तो 3 बाई में 1। फिर से आई की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 3 की। और अब देखिए आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस बाई 1 मोल। तो 1 मोल के टूटने से कितने आयन बने? 3। उसी के इक्वल आ गई वैल्यू आई की। तो जब भी अल्फा 100% है, जब भी अल्फा 100% है या डिसोसिएशन 100% है, तो वहाँ पे आई की जो वैल्यू है वो आप सिंपली फॉर्मूले को देख के कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपली फॉर्मूले को देख के आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद बोल रहा है जो अल्फा की वैल्यू है, चाहे अल्फा एसोसिएशन का हो चाहे डिसोसिएशन का, अल्फा की जो वैल्यू है ऑलवेज इक्वल टू 0 मोर देन 0 एंड लेस देन 1। अल्फा की जो वैल्यू है हमेशा 1 से तो क्या होगी? छोटी, और 0 से होगी। अल्फा की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में आनी है। तो अब हम बात करते हैं कुछ और सिंपल सी टर्म की जो आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगी, कि जब भी एसोसिएशन होगी, जब भी एसोसिएशन होगी, जैसे
एसोसिएशन होगी, मान लीजिए जब भी एसोसिएशन होती है तो जो आई की वैल्यू है, जो एसोसिएशन के केस में जो आई की वैल्यू है वो होगी कितनी, लेस देन 1। आई की वैल्यू हमेशा क्या होगी, लेस देन 1, एसोसिएशन अगर होती है तो। और अगर डिसोसिएशन होती है तो जो आई की वैल्यू है वो हमेशा होगी 1 से बड़ी, क्योंकि जब भी एसोसिएशन होते हैं 2 मोल्स मिलके 1 मोल बनाते हैं तो नंबर ऑफ मोल कम होते हैं। जैसे ही नंबर ऑफ मोल कम होंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाएगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होगी एक्सपेरिमेंटल की, तो सीधी सी बात है आई की वैल्यू क्या आएगी, 1 से कम। और अगर डिसोशिएट हो जाते हैं, अगर डिसोसिएशन होती है तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी एक्सपेरिमेंटल की, तो कोलिगेटिव एक्सपेरिमेंटल की वैल्यू बढ़ती है तो हम जो रेशियो करके आंसर निकालते हैं तो आई हमेशा क्या आएगा, 1 से बड़ा, तो आई 1 से बड़ा। दोनों चीज़ों को आप याद रखेंगे। तो ये तीनों जो कंसेप्ट मैंने आपको बताए इनको आप याद रखोगे। उसके बाद देखिए 2 फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, अल्फा डिसोसिएशन, अल्फा एसोसिएशन। अब इन फॉर्मूलेज को थोड़ा सा अलग तरीके से भी मॉडिफाई किया जा सकता है। कैसे, देखिए आई का फॉर्मूला मैंने आपको ये भी लिखवाया था एक, कि कैलकुलेटेड जो मोलिकुलर मास कैलकुलेटेड बाई में मोलिकुलर मास ऑब्जर्व, या एक्सपेरिमेंटली हमने बोला था, इसको एक्सपेरिमेंटली लिख देता हूँ। एक आई का फॉर्मूला ये होता है। तो कई बार अल्फा निकालने को बोलते हैं रिलेटेड टू मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, तो उस केस में इस फॉर्मूले को हम डिराइव करते हैं। तो देखिए अगर हम इस फॉर्मूले में अल्फा जो डिसोसिएशन, इस फॉर्मूले में आई की वैल्यू ये रख दें, आई की वैल्यू ये रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, -1 डिवाइड बाई में n-1। देखिए सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर वाले का हम ये ले लेते हैं एलसीएम, एक्सपेरिमेंटल ऊपर माइनस एक्सपेरिमेंटल, अब नीचे क्या रहेगी n-1। अब इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करके हम इसको क्या लिख सकते हैं, कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास माइनस एक्सपेरिमेंटल मोलिकुलर मास डिवाइड बाई में एक्सपेरिमेंटल मोलिकुलर मास इंटू n-1 इंटू n-1। कैसे आया, देखिए इसके नीचे भी 1 है, मल्टीप्लाई में करेंगे पलट जाएंगे 1 बाई में n-1, तो ये इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी। तो किसकी आएगी, अल्फा। तो अल्फा डिसोसिएशन की वैल्यू आएगी कैलकुलेटेड मास माइनस में एक्सपेरिमेंटल मास डिवाइड बाई में एक्सपेरिमेंटल मास इंटू n-1। तो हो सकता है कुछ बुक्स के अंदर अल्फा ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला ये भी दे रखा हो, किसके साथ रिलेट कर रखा है, आई के साथ रिलेट नहीं किया, किसके साथ रिलेट कर दिया, मोलर मास के साथ, तो ये हो सकता है। अब अगर हम इसी तरह से इसके केस में भी आई की वैल्यू को पुट कर सकते हैं, इसके केस में भी आई की वैल्यू को पुट कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आप फॉर्मूला बना लोगे। मैं वो नहीं बता रहा हूँ, मेरे अकॉर्डिंग बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना तो कंसेप्ट आपको भी आता होगा कि आई की वैल्यू यहाँ पे रख के कैसे फॉर्मूला बनेगा। बस मैंने बताया है कि हो सकता है ऐसे फॉर्मूला भी आपको बुक में मिल जाए, तो पजल होने की जरूरत नहीं है। जितना कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ उससे एक्स्ट्रा फॉर्मूले आपको नहीं मिलेंगे, तो जितना मैंने कंटेंट दिया बस वो कर लीजिए आप, इंपॉर्टेंट है। बस आप ये 2 फॉर्मूले लर्न कीजिए, यही से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। कुछ ये जो टिपिकल चीज़ मैंने आपको बताई है इनको भी आप ध्यान रखिएगा। बस इसी के साथ आज हमने सीखा है कि अल्फा क्या है, अल्फा ऑफ एसोसिएशन कैसे आता है, अल्फा ऑफ डिसोसिएशन कैसे आता है। हो सकता है एक्चुअली हमारे को इन फॉर्मूले की ज़रूरत भी ना पड़े, क्योंकि हम जब न्यूमेरिकल्स निकालेंगे तो प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी, इनकी ज़रूरत ही नहीं है। हम वहाँ से तो हमने रिएक्शन की जो कंडीशन बनाई थी उसी से हम अल्फा और आई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बट फिर भी अगर फॉर्मूले से करना तो फॉर्मूले मैंने बता दिया, नो प्रॉब्लम। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपके लिए लेके आते हैं बेस्ट न्यूमेरिकल्स, तो बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स होंगे बोर्ड के लिए भी, और फिर हम लेके आते हैं कंपटीशन के न्यूमेरिकल्स की वीडियो, आईआईटी के, नीट के न्यूमेरिकल्स जो लास्ट ईयर के अंदर आए हैं बस वही करेंगे। तो उसके बाद आपकी जो सॉल्यूशन यूनिट वो हो जाएगी कंप्लीट। तो अगर आपको सॉल्यूशन यूनिट से, मेरे लेक्चर से सॉल्यूशन यूनिट के अंदर कोई हेल्प मिल रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।